ये मैंने एक बोर्ड कनेक्ट किया है, आपको यहां पे निगाहें रखनी है डीसी एम्पेयर पे। मैंने ऑन किया, अभी क्या आ रहा है 0.11, ठीक है ना, 0.11। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया 0.003। तो आप जब भी डीसी पावर सप्लाई से अपना बोर्ड कनेक्ट करोगे, है ना, तो आपको यहां पर जो रीडिंग मिलेगी, एक तो रीडिंग मिलेगी कि स्टेबल रीडिंग, कि जैसे 008 आ रहा है, 0010 आ रहा है ना, 0025 आ रहा है ना। और एक रीडिंग आपको ऐसी मिलेगी कि एम्पियर जो है आपका कम हो गया। पहले क्या आ रहा था 11 आ रहा था और फिर क्या हो गया 03 हो गया, है ना। तो जो भी है यहां पर आपको एम्पियर आ तो रहा है ना, तो यहां पर अगर कुछ भी एम्पियर ले रहा है, बेसिकली क्या मिली एम्पियर की रीडिंग है ये, इसका मतलब आपका विन सर्किट पास, आपका विन सर्किट में वोल्टेज आपका निकल चुका है, विन सर्किट आपका पास है। कि जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा कि ये आया 0.011, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपका विन सर्किट भी पास है ना, और बहुत हद तक आपका क्या है स्टैंड बाई भी डन है। जो आपका स्टेप डाउन सर्किट होता है वो भी आपका बन चुका है। और अभी जो सिनारियो है 0.003, इसका मतलब है विन सर्किट तो मेरा ओके, बट मेरा स्टैंड बाई सर्किट क्या है, ये ऑफ हो चुका है, ये मेरा ऑफ हो गया। तो पहले क्या हुआ था, ऑन हुआ था, पहले आपका स्टेप डाउन सर्किट ऑन हुआ और अभी क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो ये फीचर्स है, ये इस बोर्ड का फीचर्स है, इस बोर्ड में ऐसा ही होता है। ये मैंने अपने पास रखा है एचपी का बोर्ड, ठीक है ना, इसमें ऐसा ही होता है। अब यहां पर हम अपनी टेस्टिंग ही करेंगे स्टार्टिंग से। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है एमडीयू 1512, उसके बाद ये 7506, दोनों आपके एन चैनल मॉसफेट है ना। तो मेरा ये क्या हो जाएगा 25 वोल्ट का कॉन्सेप्ट, ये भी एन चैनल है, ये भी एन चैनल है, ये आपका हो गया CLR, है ना। बाकी जो मैं आपको बात करता था कि अगर आपका कभी ये गेट हो गया, यहां पर आपको क्या बनेगा 25 वोल्ट। अगर 25 वोल्ट ना बने तो मैंने बोला था कैपेसिटर को रिमूव करने एसी टाइप के पाथ पे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर आपका हो गया ये वाला, है ना। उसके बाद और अगर गौर करोगे आप, ये क्या लिखा हुआ है 60B, याद आ रहा है क्या है ये रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है, 4K वाला रजिस्टर हो गया जो CMSRC के पाथ पे और एसी ड्राइव के पाथ पे है। और इसको देख के क्या आइडिया लग रहा है, ये वही डायोड है जो कि चार्जिंग आईसी का VCC पिन पे जाता है, समझ गए ना। तो देखो डायग्राम देने की जरूरत नहीं है, विन सर्किट आप देख के भी समझ सकते हो अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उस हिसाब से अगर इसको चेक करोगे आ रहा है क्या आ रहा है 25.9, मतलब 26 वोल्ट आ रहा है। 26 वोल्ट क्यों आ रहा है, मेरा रीडिंग देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर क्या सेट कर रखा है 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट प्लस आपका एलडीओ बन रहा है, तो क्या आपको मेजर हुआ यहाँ पर 26 वोल्ट। अगर मैं इस वोल्टेज को कम करूं तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपको कम होगा, देखेंगे, दिखाता हूं। अभी 26 है, अब मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूं, देखिए वोल्टेज कम हुआ, 1 वोल्ट कम हो गया क्योंकि मैंने वहां पे 19 किया। और देखो 23, 18 वोल्ट तक ये बोर्ड मेरा सपोर्ट कर रहा है, अभी एसी ड्राइव मेरा एक्टिव है। अब देखो और एक स्टेप जाता हूं मैं, सेवनटीन वोल्ट पे भी मेरा बोर्ड काम कर रहा है। और अब मैं अगर जाऊं एक स्टेप नीचे, शायद ये बंद हो जाए, तो अभी भी काम कर रहा है। 16 पे भी मेरा बोर्ड काम कर रहा है, सभी बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। 15 पे क्या हो गया, बंद हो गया। मेरा वोल्टेज जब 15 किया तो मेरा बंद हो गया, मतलब मिनिमम इस वोल्टेज को कितनी रिक्वायरमेंट है 16 वोल्ट, मिनिमम 16 वोल्ट। और मैक्सिमम की भी तो एक रेंज होगी ना,
मैक्सिमम देखो सर ने जो आपको बताया तो उस चीज को याद कर लो कि एसिडिटी 2.4 से लेकर के 3.15 होना चाहिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर हो क्या रहा है, आपका पहली बात तो एसी ड्राइव इसलिए बन रहा है कि आपका एसिडिटी परफेक्ट जा रहा है ना। एसी ड्राइव इसलिए बन रहा है कि एसिडिटी परफेक्ट जा रहा है। अभी जब मैंने 15 वोल्ट कर दिया तो मेरा एसिडिटी का रेंज जो है ना, पक्की बात है 2.4 वोल्ट से कम हो गया, एसी ड्राइव बंद हो गया। तो ये क्या आपको सबूत मिला, एसी ड्राइव अगर तभी ओके रहेगा जब मेरा एसिडिटी भी ओके रहेगा, समझ गए ना, अपने रेंज में रहेगा, है ना। और जब मैं इसको 16 वोल्ट कर रहा हूं तो फिर कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, एसिडिटी इसके आसपास आ जा रहा है ना, तो मेरा बन रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम भी अगर मैं करते जाऊं, इसको मान लो मैं 25 पे रख दूं, तो जिस वोल्टेज रेंज पे एसिडिटी 3.1 से ज्यादा हो जाएगा, मेरा एसी ड्राइव फिर से बंद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एसी ड्राइव के लिए एसिडिटी जरूरी है, वो अपने रेंज में होना चाहिए। तो सर ने जो एक रेंज बताया था आपको, वो रेंज किसके लिए था, इसी बात के लिए, एसी ड्राइव के लिए और एसी ओके, एसी ओके के लिए भी साथ यही सेम है, समझ गए ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। चलिए और आगे जाते हैं हम, इसको मैं वापस रेंज में ले आता हूं। जनरली मैं इसको सेट करके रखता हूं 20 पे, वैसे आपको ट्रबल शूटिंग के हिसाब से इसको 1 वोल्ट ज्यादा भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। 1 वोल्ट ज्यादा मैंने जैसे 21 पे रख लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस डीसी का वोल्टेज जो है किससे सेट कर दिया है, 21 + 5 मतलब 110 वाट मैंने सेट करके रखा है इसको 110 वाट पे। तो 110 वाट है, तो अगर मेरा कोई बोर्ड को 90 वाट चाहिए वो भी चल जाएगा, 65 वाट वाला वो भी चल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 65 वाट वाला बोर्ड होता तो मैं 5 एम्पियर पर नहीं रखता, इसको और भी कम रख सकता था, है ना। तो बेसिकली क्या है, मेरा जो डीसी है ये 5 एम्पियर का डीसी है। 5 एम्पियर का मतलब होता है 150 वाट। वाट का आपको पता है कैलकुलेशन, वोल्टेज इंटू एम्पियर इक्वल टू वाट, तो 150 वाट। अगर मेरा कोई बोर्ड ऐसा आ जाता है जो कि 150 वाट से ज्यादा का है, मेरा ये डीसी उस पर सफिशिएंट नहीं होगा, मेरे को फिर जाना पड़ेगा, वोल्टेज तो वही रहेगा, एम्पियर लेना पड़ेगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर वाला डीसी आपको करीब करीब 320 वाट तक का सपोर्ट देता है, क्योंकि 32 वोल्ट तक होता है, 32 × 10 320 वाट तक। अब कुछ ऐसे भी गेमिंग बोर्ड आ रहे हैं जो कि 320 वाट को भी पार कर गए, तो फिर आपको डीसी मशीन भी चाहिए 15 एम्पियर का। आने वाले टाइम में आपको, अभी जैसे 10 एम्पियर कॉमन होता जा रहा है, 5 एम्पियर तो है ही, 10 एम्पियर कॉमन होता जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरे पास गेमिंग वाले बोर्ड भी आते हैं रिपेयर होने के लिए, तो हमें क्या चाहिए, 10 एम्पियर का डीसी मशीन चाहिए। अब उसमें भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज भाग रहा है ना, लोड भाग रहा है, तो अब आपको 15 एम्पियर का भी डीसी मशीन चाहिए होगा इन फ्यूचर, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ का हमारा ये करेक्ट है, यहाँ का हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। जो हमारा वोल्टेज इस पे आ रहा है, जो वोल्टेज मेरा एसी ड्राइव पे आ रहा है ना, देखो क्या हो गया, 27 क्यों हो गया, मैंने 21 पे सेट कर रखा है, वही वोल्टेज मेरा इस पे भी आएगा। गेट कौन सा हो गया, ये वाला, ये वाला, इस पे भी वही वोल्टेज है, करेक्ट। रजिस्टर्स पे देखोगे एक तरफ आपको वही 21 मिलेगा, दूसरी तरफ आपको जो आपका एसी ड्राइव है वो वोल्टेज मिलेगा। और सीएलआर मेरा परफेक्ट है, सीएलआर पे मेरा कोई डिफरेंस, तो नो लीकेज। तो हमें जब सीएलआर पे वोल्टेज चेक करना है तो इसी तरह चेक करना है। अगर देखो ये मॉसफेट शॉर्ट होता तो आपका जो गेट का वोल्टेज होता ना वो डिस्टर्ब हो जाता। तो गेट वोल्टेज आपका परफेक्ट है, मतलब मॉसफेट भी मेरा ओके है, ये पता चल गया। सीएलआर वोल्टेज तक मेरा यहाँ पर सही सही जा रहा है, समझ गए ना। आईसी को अगर आप चेक करने के लिए जाओगे, है ना, तो आईसी को चेक करने के लिए, आईसी इस साइड तो नहीं दिख रहा है, बैक साइड होगा, या फिर एक आईसी यहाँ पर है, देखता हूँ ये कौन सी आईसी है, शायद यही है क्या, हाँ यही है। देखो आईसी को जब आप चेक करने के लिए जाते हो तो आईसी चेक करते समय मैं यही देखना रहता है कि सबसे पहले पिन नंबर 1 ये वाला हो गया,
मार्किंग दे रखा है पिन नंबर 1 के लिए। और ऐसे भी आप याद रखना हमेशा कि BQ सीरीज आईसी जब भी आएगी ना, जैसे BQ सीरीज की आईसी है, ये आई थिंक 738 लिखा हुआ है, तो ये 738 ऐसे लिखा हुआ है, तो हमेशा इसका पिन नंबर 1 क्या हो जाएगा, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट पे आपका पिन नंबर 1 होता है ना। और वही अगर मान के चले जैसे कि एक आईसी आती है आरटी सीरीज की, इस सर्किट में नहीं आता है, 10 सर्किट में आता है, उसमें एक नंबर क्या हो जाता है, ये वाला। आईएसएल की भी आईसी आएगी, आईएसएल वाली, तो उसमें भी एक नंबर क्या रहता है, हमारा यही रहता है ना। तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हो, ये मार्किंग को भी ध्यान में रख सकते हो। अब किसी बोर्ड में मार्किंग का आइडिया नहीं लग पाता, तो आप ये ध्यान रख लेना कि आपका BQ सीरीज या आईएसएल सीरीज है तो पिन नंबर 1 आपका टॉप लेफ्ट, और आरटी सीरीज होता है तो बॉटम लेफ्ट, TPS होता है तो बॉटम लेफ्ट। इससे हम आइडिया लगा के रखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर टेस्टिंग होगा, तो सबसे पहला टेस्टिंग हमारा यही होता है कि जब हम चेक करने के लिए जाते हैं पिन नंबर 20, तो अब पिन नंबर 20 पे आपको प्रोब रखने की जरूरत नहीं है। प्रोब आप कहाँ रख लो, यहाँ पे इसके ट्रैक्स पे रखो, है ना। ट्रैक्स पे रखो तो क्या आ रहा है, 20.66। 20.66 क्यों आ रहा है, थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। क्यों ड्रॉप हुआ है, बिकॉज इस डायोड की वजह से, है ना। ये डायोड आपको 0.2 तक का लीकेज किया, देखो एक साइड आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, शायद आ रहा पूरा 21, डायोड के इस साइड मैंने देखा, और यहां पर देखो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, है ना, 0.2 0.3 का ड्रॉपेज हुआ, है ना। ये यहाँ पर इस साइड क्या कौन सा वोल्टेज आएगा, इस साइड आपको वही वोल्टेज आएगा जो आपके CLR पे है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर रखना इस तरह, और आपने स्टेबल वोल्टेज हमेशा चेक करना है कि वोल्टेज मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेबल। जैसे देखो इसको बोलेंगे स्टेबल, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है ना, ऐसा ही मिलना चाहिए। अगर इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है। दिक्कत क्या है, तो ज्यादातर केस में जो आपका ये इसका दिक्कत होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये चेक करते हैं। दूसरे पॉइंट्स पे आप जाते हो किस पे, ACDT पे, पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 के लिए मेरा पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, मैं आईसी पे नहीं रखूंगा, मैं देखो कहाँ रख रहा हूं अपना प्रोब, कहाँ रखा मैंने, ये पॉइंट्स बना हुआ है। ये आपका क्या है, R1 रजिस्टर, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा था, वही देखो 21 वोल्ट। और ये मेरा R2 रजिस्टर जो कि मेरा यहाँ पर एक ग्राउंड है, तो मैंने चेक किया कहाँ, इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे चेक किया, मेरा वोल्टेज रेंज में 28 वोल्ट, 21 वोल्ट के हिसाब से 28 है ना। यहाँ पर मैं अगर मान लो 21 से 20 करूंगा, वोल्टेज और कम हो जाएगा, समझ गए ना। ये दो ओके रहता है, तो थर्ड में आप बोलते हो कि मेरा LDO बनना चाहिए पिन नंबर 16, तो पिन नंबर 16 ये रहा, इसको मैं ऐसे ही चेक कर सकता हूं। 5.9 मतलब 6 वोल्ट आपका, है ना। और जब इतना ओके रहता है तो फिर आपका AC ड्राइव और वो बन जाता है, तो जो कि आपका पिन नंबर 4 और पिन नंबर 3, देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये इंटरनल हो गया। इंटरनल होके कहाँ चला गया, वो बैक साइड में जो था रजिस्टर, बैक साइड नहीं बल्कि यहीं पे तो था वो रजिस्टर, इस रजिस्टर के पास आ गया था। तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पे आपको वही वोल्टेज मिला, पिन नंबर 3 पे देखो मैं पिन नंबर 3 पे नहीं रखा हूं, बेसिकली देखो मैं कहां पे रखा हूं, इसके ट्रैक पे, जो ट्रैक्स है इसके ऊपर मैं ऐसे करके रख रहा हूं। यहां पर मैं चेक कर रहा हूं, पिन नंबर 4 पे जा रहा हूं, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं। पिन पे रखोगे और कभी गलती से दो पिन आपस में शॉर्ट मतलब टच हो गया, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप चेक करते हो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जब आप आईसी को चेक करने के लिए जाओगे तो आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस तो समय के साथ साथ होती है। फर्स्ट टाइम में क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे क्या इसी को, नहीं ना। तो आप कोशिश करना मैं पिन पे ना रखूं अपना प्रॉप, मैं कहाँ रखूं, उसके आजू बाजू, उसके कंपोनेंट्स पे, उस पे ट्रैक पे। और इस तरह का जो आईसी होता है उसको चेक करने के लिए आपके पास जो प्रॉब होना चाहिए वो भी आपका शार्प होना चाहिए, है ना। हमेशा आप शार्प प्रॉब यूज करना, मैं अक्सर ये प्रॉब यूज करता हूँ, बेहतरीन प्रॉब है, इस तरह का प्रॉब, है ना। इस तरह का प्रॉब होता है, ये बढ़िया प्रॉब होता है। जो मल्टीमीटर के साथ आते हैं ना वो शार्प नहीं रहते हैं, है ना। उससे आपको क्या होता है, दो पिन को टच होने का खतरा रहता है ना। और लास्ट क्या होता है आपका AC ओके, पिन नंबर 5। तो पिन नंबर 5 के हिसाब से आई थिंक AC ओके का रजिस्टर ये है, देखो ये मेरा परफेक्ट बन रहा है 3.2 वोल्ट। तो आपका विन सर्किट की टेस्टिंग क्या है, यही है। एन चैनल में अगर कायदे से देखो ना, टेस्टिंग करने में समय नहीं लगता। अगर एन चैनल का कॉन्सेप्ट है, आपको इसको चेक करने में समय नहीं लगेगा।
और ट्रबल शूट करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, पी चैनल को जब चेक करने के लिए जाओगे, है ना, उसमें समय लगेगा आपको, क्योंकि उसका सर्किट क्या होता है, एन चैनल के बजाय लेंथी सर्किट होता है पी चैनल का। एन चैनल का इजी सर्किट होता है और पी चैनल में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है सर्किट। तो ये हमारा एन चैनल था, समझ गए ना। तो देखो डायग्राम लेने की जरूरत पड़ी क्या, डायग्राम लेने की जरूरत नहीं, मतलब इस सर्किट के लिए आपको डायग्राम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एन चैनल का है तो पक्की बात है डायग्राम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये डिपेंड करेगा आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, समय के साथ साथ डायग्राम की जरूरत कम हो जाती है ना। पिने आपको याद हो जाती है तो आपको मोटा मोटा आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देख लो ये 01X, ये कौन सा पिन है, ये वो आपका SRP SRN पिन है। SRP SRN जो बैटरी का जो CLR होता है, CLR से जो कनेक्टिविटी होती है वो वाली पिन है, उसके पास पे रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर की वैल्यू अगर मान लीजिए ये 01X का मतलब आई थिंक 10 ओम है ना, 10 ओम से अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। उसी तरह ये जो रजिस्टर देख रहे हो ये भी लो वैल्यू का रजिस्टर है, आई थिंक 6 ओम का 7 ओम का रजिस्टर होता है। इसकी भी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। यहीं पर आप देखो एक रजिस्टर ये दिख रहा है आपको 2R2 मतलब 2.2 ओम, VST पिन का रजिस्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2.2 ओम। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है ना। तो क्या तो जनरली देख के ही पता चल जाता है ना। तो ये मेरा एन चैनल था। मैं आता हूं एक बार पी चैनल पे। ये रजिस्टर जो है CLR हो गया, ये आपका आई थिंक सेकंड मॉस्फेट, ये आपका फर्स्ट मॉस्फेट होगा। इसका गेट पे 473 और 244 का। चलिए देखिए, अब मैं पी चैनल पे आता हूं, ठीक है। इस बोर्ड में ये आपका डेल का बोर्ड है। ये जो मॉस्फेट देख रहे हैं हमारा पी चैनल है। नंबर से भी एक मोटा मोटा आइडिया लग जा रहा है ना, लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 1 है तो पी चैनल। ये भी पी चैनल है और ये भी पी चैनल है, करेक्ट। वोल्टेज की एंट्री यहां से होगी, वोल्टेज एंटर करेगा यहां से, पिन की एंट्री यहां से होगी, है ना। बैक साइड में इसका डीसी का पॉइंट है, यहां से एंटर करेगा। तो क्या है, ये हमारा सोर्स है। ये गेट अलग दिख रहा है इसका, और ये हिस्सा ड्रेन है। और ये आप देख रहे हो ट्रैक्स मेरा ऐसे करके इससे कनेक्ट है, और इस सोर्स से आउटपुट होकर के यहाँ पर ये आपका CLR है, ठीक है ना। तो मेरी एंट्री यहां से होगी। क्या एंट्री होगी, मैंने सेट कर रखा है अभी, ऐसे मैं 20 कर लेता हूं सेट, 20 पे ज्यादा मैंने सेट कर दिया 20 वोल्ट, मैंने सेट कर दिया 20 वोल्ट, करेक्ट। तो यहां पर पी चैनल के हिसाब से, तो पी चैनल के हिसाब से यहां 20 वोल्ट आ रहा है तो इसके गेट पे क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए गेट पे, 20 का हाफ करो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, है ना। तो यहां जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा कैसे, देखो ये गेट आपको नजर आ रहा है, गेट को आप फॉलो करो, ऐसे करके फॉलो करना। एक रजिस्टर ये दिख रहा है और दूसरा रजिस्टर आपको ये नजर आ रहा है, क्या लिखा है 244, दैट मीन्स 2 4 पे 4 टाइम्स 0, और ये 473 है, दैट मीन्स 4 7 पे 3 टाइम्स 0। इसको हम क्या 30 को किलो में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो गया 240 किलो का हो गया रजिस्टर। और ये रजिस्टर क्या है 47 किलो, 47 किलो का रजिस्टर है। बस आप इसका डिवाइडर निकाल लो, उतना वोल्टेज आएगा, इसका डिवाइडर निकाल लो, उतना ही वोल्टेज आएगा। फिर बात आएगी R1 कौन सा है, तो R1 यही होगा, ये जो देख रहे हो ना, ये ट्रैक सेम लग रहा है मेरे को। R1 आपका 240 और R2 आपका 47 के, मतलब R2 आपका ये जो हिस्सा है ये ग्राउंड होगा, ये हिस्सा आपका ग्राउंड होगा। अगर ग्राउंड है तो R2 ये हो गया, है ना। मतलब इन दोनों में देख लो ग्राउंड कौन सा है, जो ग्राउंड होगा वो R2। अभी देखो मैं डायग्राम पे नहीं गया हूं, मैं बिना डायग्राम के जो देख के समझा जा सकता है उस चीज को बता रहा हूं आपको, है ना। डायग्राम पे जाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा R1 कौन सा R2 कौन सा है।
तो इसको मैं कंफर्म कर सकता हूं, इस तरह मैंने कंफर्म कर लेना है, मैं कंफर्म कर दूंगा कि मेरा बिप कहां पे आ रहा है। मैंने डायोड, देखो डायोड मोड पे रख दिया है, बिप आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरा R2, इस साइड बिप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, देखो मतलब ये मेरा R1, क्लियर। तो मैं R1 R2 का यहां पर कैलकुलेशन ले लूंगा, है ना। तो 240K और 47K का फटाक से लो कैलकुलेशन, बताओ कितना वोल्टेज आएगा। इनपुट है आपका 20 वोल्ट, 3 पॉइंट, मतलब राउंड फिगर आप बात करो, अप्रॉक्स 3 वोल्ट यहां पर आना चाहिए, है ना। अब देखो वही आना चाहिए, वही आएगा भी, वही आएगा भी, है ना। ये आ गया। अगर यहां पर वोल्टेज में कुछ दिक्कत आया, सपोज मान के चलो यहां जो वोल्टेज चाहिए वोल्टेज मेरा नहीं आया, है ना, क्या आ सकता है, फॉल्टी कंडीशन क्या होती है। एन चैनल वाले की फॉल्टी कंडीशन क्या थी, या तो उसके गेट पे कोई वोल्टेज नहीं, या फिर 18 वोल्ट। ओके कंडीशन क्या थी, 25-26 वोल्ट। पी चैनल की फॉल्टी कंडीशन क्या है, ओके कंडीशन क्या है, दो चीजें याद रखना होता है। ओके कंडीशन क्या है, फॉल्टी कंडीशन क्या है, समझ गए ना। आपको अगर इतना ही पता है ना, ओके क्या है फॉल्टी क्या है, तो बस यही आपका टेस्टिंग का तरीका, है ना। तो ओके कंडीशन आपने समझ लिया 3 वोल्ट। तो इसकी फॉल्टी कंडीशन में ध्यान रखना, जब भी यहां पर दिक्कत आती है तो यहां पर आने लगता है वही जो सोर्स पे आ रहा है ना 20 वोल्ट, वही वोल्टेज यहां पर आने लगता है, ये इसकी फॉल्टी कंडीशन है। तो क्या हो गया, सोर्स पर गेट पे बराबर वोल्टेज हो गया, इक्वल वोल्टेज हो गया। ये मॉस्फेट क्या बोलेगा, मैं काम नहीं करूंगा, है ना। ये मॉस्फेट बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा। बेसिकली पी चैनल मॉस्फेट के भी काम करने के 3 मोड है ना, संतोष सर ने डिस्कस बताया होगा आपको। एक मोड क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फुल्ली ऑन मोड, फुल्ली ऑन। तो फुल्ली ऑन इसका क्या है, फुल्ली ऑन इसका ये होता है कि गेट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज, है ना, आपका यहां पर VGS क्या होना चाहिए, इसका नेगेटिव में रहना चाहिए। इसका VGS क्या होना चाहिए, नेगेटिव में, मतलब गेट पे जितना वोल्टेज है उसमें से सोर्स का वोल्टेज माइनस करो, दैट मींस नेगेटिव। ओके कंडीशन है 3 वोल्ट गेट की, और इस पे आ रहा है 20 वोल्ट, तो -17 वोल्ट का डिफरेंस है। दैट मींस क्या है, मेरा ये अपने रेंज में है, ये फुल्ली ऑन मोड रहेगा। कहां तक रहेगा फुल्ली ऑन मोड, तो इसका देखो मैंने जो हिसाब लगा के रखा है, जितना सोर्स पे देख रहे हो उसका हाफ कर लो, हाफ से नीचे कुछ भी हो, बेशक यहाँ पे 0 वोल्ट क्यों ना हो, बेशक ये ग्राउंड क्यों ना हो, ये ऑन कंडीशन में रहेगा पी चैनल, समझ गए ना। आप चाहो तो इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, मॉस्फेट निकाल के आप खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, समझ गए ना। अब अगर मान के चले यहां का वोल्टेज 20 वोल्ट के हिसाब से कम कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट, करेक्ट। 10 वोल्ट से अगर ज्यादा होगा, जैसे 11 हुआ, 12 हुआ, ये फुल्ली ऑन मोड छोड़ के किस मोड में चला जाएगा, ये जाने लगेगा इसमें क्या बोलते हैं, लीकेज मोड में चला जाने लगेगा, लीनियर मोड में जाने लगेगा। तो अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं, 20 वोल्ट है, गेट पे 3 वोल्ट है, यहां पर भी क्या मिलेगा आपको 20 वोल्ट, करेक्ट। यहां पर जैसे आपने 11 किया, ये थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है अब क्या हो जाए, ये 19। यहाँ पे 12 हुआ, ये 19 से घट के हो जाएगा 17, मतलब वोल्टेज आपका लीनियर मोड में आने लगेगा, मतलब वोल्टेज कम होने लगेगा। एक रेंज होगा, है ना, जब तक ये वोल्टेज बना रहेगा। तो जनरली क्या है, पी चैनल, हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, हम और किसी अदर सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। लैपटॉप में क्या है कि अगर इस गेट का वोल्टेज मोटा मोटा जैसे 15 वोल्ट तक है ना, 15 वोल्ट तक है, तब तक ये वोल्टेज देता रहेगा। जैसे 16 वोल्ट हुआ या 17 वोल्ट हुआ, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये तब चला जाएगा कट ऑफ मोड में। पी चैनल का यही कॉन्सेप्ट है काम करने का, समझ गए ना। तो वो आप चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। एक डीसी पावर सप्लाई से यहाँ वोल्टेज दो, दूसरी डीसी पावर सप्लाई से यहाँ वोल्टेज दो, है ना, मॉस्फेट को बाहर निकाल के आप यहाँ पर देखो आउटपुट में वोल्टेज आपको जो मैंने बताया वही मिलेगा, समझ गए ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर बनेगा 3 वोल्ट। अब अगर यहाँ पर 3 वोल्ट की जगह मेरा बन रहा है 20 वोल्ट, तो मेरा क्या डाउट में आएगा, क्योंकि ये तो फिर मेरा कट ऑफ मोड में आ गया, वोल्टेज यहाँ मिला नहीं, यहाँ नहीं मिला, तो वही हो गया बोर्ड डेड कंडीशन,
मेरा बोर्ड अगर डेड है तो उसका कारण क्या हो सकता है कि मेरा जो पहला मॉस्फेट है उसका गेट का बाइसिंग परफेक्ट नहीं है, इसलिए डेड है। तो कारण क्या हो सकता है, अगर देख के आप कारण को समझो, है ना, देख के अगर कारण को समझो तो देखो मैं यहां पर देख रहा हूं गेट पर लगा है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर का दूसरा एंड कहां लगा हुआ है, सोर्स पे। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो यहाँ का 20 वोल्ट खटाक से यहां पहुंच जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप देख रहे हो रजिस्टर 47 किलो का, ये अगर ग्राउंड नहीं हुआ, किसी वजह से यहां पर ड्राई हो गया, ये ट्रैक ड्राई हो गया, तो क्या होगा, यहां जो 19 वोल्ट आया वो ऐसे करके आएगा, देखेगा भैया ये तो हवा में लटका हुआ है, ग्राउंड तो है नहीं, पूरा का पूरा वोल्टेज इधर। तो मतलब अगर आपका I2 रजिस्टर ड्राई होता है इस एंड पे या इस एंड पे, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा 20 वोल्ट इधर पास आउट हो जाएगा। तो कंडीशन, तीसरी कंडीशन, अगर ये मॉस्फेट ही शॉर्ट हो सोर्स से गेट, अगर ये मॉस्फेट ही सोर्स शॉर्ट हो तो भी उस केस में क्या होगा, यहां पर 20 वोल्ट बन जाएगा। तो मतलब देखो ये चीजें आपको क्या है ना, पी चैनल में देख के ही पता चल जानी है। ये 3 चीजें तो हम तुरंत चेक करेंगे, है ना। जब भी आपको लगे कि मेरा पी चैनल के मॉस्फेट पे 20 गेट पे 20 वोल्ट आ रहा है, मैं अपनी टेस्टिंग क्या करूंगा, तुरंत ऐसे करूंगा, डीसी ऑफ करूंगा, डायोड मोड पे ही रखा मैंने खटाक से मॉस्फेट को लिया, सोर्स पे क्या वैल्यू आ रहा है भाई, ये मैंने देखा 491, इस पे क्या आ रहा है वैल्यू मैंने देखा, डिफरेंस है, दैट मीन्स अलग अलग है। अगर सेम में रहता मतलब ये दिक्कत है ना। आप या फिर एक प्रॉब यहां लगा लो, एक प्रॉब यहां लगा लो, बीप आ गया तो या तो ये मॉस्फेट शॉर्ट है या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट है। मैं तुरंत इसको चेक करूंगा भाई ये ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ग्राउंड आ रहा है। तो आप इतना चीज यहां पर बिना स्कीमेटिक लिए केबल बोर्ड को देख करके ही समझ सकते हो और कर सकते हो, समझ गए ना। तो वही है, जितना ज्यादा आप काम करते जाओगे उतना ये कंपोनेंट्स आपको ऑटोमेटिक ही पता चलता जाएगा। तो अब ये याद रखना आप कि ये पी चैनल मॉस्फेट है, इसका गेट पे आपको क्या मिला 240 और 47 के जनरेशन या 5th जनरेशन का बोर्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा 10 जनरेशन में भी यही मिलेगा, 10 जनरेशन में भी यही मिलेगा, डिट्टो सर्किट 10 जनरेशन में भी मिलेगा। मतलब मैंने पहले कल ही बताया, विन सर्किट के लिए आपको जनरेशन नहीं देखना है, समझ गए ना, आपको बस सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, और भी कारण होते हैं, ये 3 कारण के अलावा चौथा कारण भी है, 5वां कारण भी है, 6ठा कारण भी है, लेकिन वो चीजें फिर आपको डायग्राम पे जाके समझ में आएगी, वो चीज आप देख के नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं अगर जनरली इसको देखूं, ये जो ट्रैक्स है ना, ये यहां से ट्रैक इसके साथ कनेक्ट है, ये ट्रैक, ये जो ट्रैक मैं देख रहा हूं, अब ये कौन सा ट्रैक है ये देख करके मेरे को आइडिया नहीं लग रहा है, इसके साथ ये 6 लेग का कुछ लगा हुआ है कंपोनेंट, तो ये डायग्राम से पता चलेगा, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट्स, अगर मेरा ये ओके है, यहां 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ जाएगा यहां पर, इसके गेट पर क्या बनेगा। एन चैनल के केस में तो क्या था, दोनों के गेट पे इक्वल वोल्टेज था, लेकिन पी चैनल के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। इसके गेट पर क्या वोल्टेज बनेगा भाई, इस पे भी डिवाइडर है, क्योंकि पी चैनल का गेट काम कैसे करेगा, डिवाइडर तो चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए, मतलब एक ऐसा रजिस्टर तो चाहिए जिसका कनेक्टिविटी किसके साथ हो, ग्राउंड के साथ हो। नेचर क्या है इसका, ग्राउंड चाहिए इसको, चाहिए रिवर्स में लगाओ चाहिए फॉरवर्ड में लगाओ, इसको ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड का दर्शन अगर होता है गेट को, तभी ये फुल्ली ऑन मोड में रहेगा, समझ गए ना। देखो ये मैं कोई टेक्निकल बात नहीं बोल रहा हूं, है ना, मेरी बातें अगर मान लो कोई बीटेक एमटेक वाला बंदा सुनेगा तो बोलेगा क्या बोल रहा है ये, है ना, ग्राउंड के दर्शन होने चाहिए, है ना, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा मेरी बात, है ना। मैं जनरली जो नेचुरल जो मैं समझता हूँ वो मैं बोलता हूँ, है ना। बुक में कैसा बता रखा है पी चैनल के बारे में, मुझे आज तक मैंने बुक नहीं पढ़ा इसका, समझ गए ना। हमने जो यहाँ पर देखा है उस भाषा में बात करते हैं, देसी जुबान में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो वोल्टेज बनता है, जनरली डेल का केस है, डेल में ये विस्ट्रॉन का बोर्ड मैंने लिया, यहाँ पर फिक्स रहता है, चाहे वो 5th जनरेशन हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 जनरेशन हो, यहाँ का वोल्टेज आपको मिलता है इस रेंज में, 1.7 1.8 इसी रेंज में मिलेगा वोल्टेज आपको। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ ये वही चीज है कि नहीं, देखो
फिलहाल तो बोर्ड मेरा ऑटो ऑन हो गया है, इसलिए ऑटो ऑन हो गया कि सीमो सेल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी गेट को मेरे को चेक करना है तो मैं गेट चेक करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर वोल्टेज का रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर दिया, गेट चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे पहला गेट ये था, ये मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, रेंज में है, आपने खुद निकाला 3 वोल्ट के आसपास, और इस पे देखोगे तो ये रेंज में नहीं है, ये गलत है। ये आपका वोल्टेज आ रहा है ना 17 वोल्ट, ये गलत आ रहा है। अब गलत आने से होगा क्या, देखो परिणाम आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ वोल्टेज क्या आ रहा है, जो मैंने दिया इनपुट में वही आ रहा है, मोटा मोटा वही आ रहा है। अब यहाँ CLR पे क्या आ रहा है, देखो CLR पे लीकेज मिल गया आपको, वोल्टेज आपका कम हो गया 19.81, यहाँ पर लीकेज आ रहा है 19.81 आ रहा है, समझ गए ना। और इस साइड देखता हूं, वैसे तो अभी वोल्टेज सही दिख रहा है 19.82, लीकेज तो नहीं मिल रहा है, क्या पता ये शॉर्ट हो गया हो, है ना। तो जो भी है, यहाँ का जो वोल्टेज आ रहा है ना गेट पे, वो क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। अब अगर गेट का वो बाइसिंग यहाँ पे गलत है, आरबी फटे है इसकी, अगर गेट की बाइसिंग गलत है, उस केस में आपका कहीं ना कहीं फिर बैटरी चार्ज नहीं करेगा, लोड अगर ज्यादा आएगा तो बोर्ड ट्रिप मारने का चांसेस बन जाएगा, समझ गए ना। तो अब यहां पर जो ओके वोल्टेज का रेंज है वो क्या होगा, वो हम कैसे समझते हैं, डायग्राम से। बोर्ड को देख करके मैंने दिखा दिया, अब इसके डायग्राम पे जाओ, ठीक है ना। और सारा मैं इसके यहाँ पे ट्रबल शूट करके आपको दिखाता हूँ, इसका एक एक चीज। तो डायग्राम पे मैं आता हूँ,